Hello guys, welcome to my channel. My name is Malti and today we are going to discuss chapter number 9, that is biomolecule. Okay, so let's start. How to analyze chemical composition. We can continue asking in the same way what type of organic compounds are found in living organisms. How does one go about finding the answer? To get an answer, one has to perform a chemical analysis. So कोई भी cell, tissue या organ उसका हम chemical composition कैसे निकालेंगे? So for that we can take any living tissue, means a vegetable or a piece of liver, क्योंकि एक vegetable जो है वो भी एक tissue है, उसके अंदर भी हमको DNA मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी। लिवर का कोई हमने टुकड़ा ले लिया एंड ग्राइंड इट, और उसको ग्राइंड कर देंगे, मीन्स पीस देंगे मिक्सी में इन ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, दैट इज CL3CCOOH, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड डाल के उसको ग्राइंड कर देंगे यूजिंग अ मोटर एंड अ पेसल। सो कोई भी मिक्सी वगैरह हम यूज़ करके उसको ग्राइंड कर लेंगे। वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, सो बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा हमारे पास। इफ़ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज़ क्लॉथ और कॉटन, वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शंस। तो अगर हम इसको स्ट्रेन करते हैं तो हमको 2 चीज़ें मिलेंगी। वन इज़ कॉल्ड द फिल्ट्रेट, और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल, एंड द सेकंड द रेटेंटेट और द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। तो हमें 2 चीज़ें क्या क्या मिल रहा है, एक तो फिल्ट्रेट मिलेगा जो कि एसिड सोल्यूबल होता है, दूसरी चीज़ जो बचा कुचा रहता है, मीन्स जो एसिड में सोल्यूबल नहीं हुआ है। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एसिड सोल्यूबल पूल। सो साइंटिस्ट जो है उनको बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले जो कि हमारा एसिड सोल्यूबल पूल था। सो हमने क्या किया, एक मिक्सी ले ली और उसमें हमने कोई भी लिविंग टिश्यू डाल दिया हमारा, और ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में उसको ग्राइंड कर लिया। देन हमने उसको फिल्टर कर लिया, मीन्स उसको छन्नी से छान दिया। ये जस्ट हमारा एजम्पशन है। तो कुछ चीज़ें तो नीचे आ गई जो कि फिल्ट्रेट था, मीन्स वो एसिड सोल्यूबल है, और साइंटिस्टों ने उसको देखा तो इसमें बहुत ज़्यादा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, मीन छोटे छोटे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिले, और जो ऊपर वाला बच गया था वो एसिड इनसॉल्युबल था, जिसमें थे लिपिड्स पता है हमें, जैसे कि सॉल्युबल नहीं होते लिपिड्स में, क्या आते हैं ऑयल वगैरह होते हैं, तो ऑयल सॉल्युबल नहीं होता है, सो लिपिड वगैरह ऊपर रह गए थे जो कि इनसॉल्युबल थे। In higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. So ये हम हमारी हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उसको आइडेंटिफाई करना होता है और कैसे कैसे चीज़ें उसमें से सेपरेट करनी होती है। It will suffice to say here that one extract the compound, then subject the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compounds. In other words, one isolate and purify a compound. Analytical techniques, when applied to the compound, give us an idea of the molecular formula and the probable structure of the compound. So इससे हम उसका molecular formula और उसकी structure भी बता सकते हैं. All the carbon compounds that we get from living tissue can be called biomolecules. So एक लिविंग टिश्यू में से, चाहे वो वेजिटेबल हो चाहे कोई भी टिश्यू है लिविंग है वो, उसमें से हम जब फिल्ट्रेट निकालेंगे तो उसको हम उसमें से जो भी कंपाउंड, कार्बन के जो कंपाउंड निकलेंगे उनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं, क्योंकि वो बायो से निकले हैं। बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ। सो लिविंग चीज़ से कोई भी मॉलिक्यूल हमको मिल रहा है। However, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. So organic तो होते ही हैं उनमें, जैसे कि कार्बन के हो गए, लेकिन कुछ inorganic compounds भी होते हैं उनमें। How do we know this? So ये हमको कैसे पता चलेगा? A slightly different but destructive experiment has to be done. So उसके लिए दूसरा experiment है. One weights a small amount of living tissue, say a leaf or a liver, that is called wet weight. सो क्या लेना है हमको, हमको एक लिविंग टिश्यू लेना है, कोई भी, या लीफ ले लो या फिर कोई लिवर का टुकड़ा ले लो, इसको हम बोलेंगे वेट वेट। देन उसको ड्राई कर लेंगे, ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, तो उसमें से सारा पानी निकल जाएगा, देन सूख जाएंगे वो। द रिमेनिंग मटीरियल गिव्स ड्राई वेट, बचा कुछ हम उसको बोलेंगे ड्राई वेट। नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न, अगर हम उस टिश्यू को जला दें, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म CO2 प्लस वाटर वेपर। तो हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें से CO2 निकल जाएगी, तो हम उसको जला देंगे तो उसका कार्बन कंपाउंड निकल जाएगा, एंड वाटर भी, उसका जो भी थोड़ा बहुत बच गया था वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। वॉट इज़ रिमेनिंग इज कॉल्ड ऐश, तो उसकी राख बचेगी बस। तो दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। सो ये जो राख है इसमें हमको हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हमें मिल जाएंगे। Inorganic compounds like sulfate, phosphate, etc. are also seen in the acid soluble fraction. So acid soluble थे उनमें sulfate और phosphate भी मिलते हैं organic compounds के साथ साथ. Therefore, elemental analysis gives elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis for compounds gives an idea of the kind of organic and inorganic constituents present in the living tissue. From a chemistry point of view, one can identify functional groups like aldehyde, ketone, aromatic compounds, etc. But from a biological point of view, we shall classify them into amino acids, nucleotide bases, fatty acid, etc.
Amino acids are organic compounds containing an amino group and an acidic group as substituent on the same carbon. So हमें पता है amino acid की स्ट्रक्चर क्या होती है, एक कार्बन होता है, तो उसमें एक साइड NH2 लगा होता है और एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है. So वो होती है एक amino acid की स्ट्रक्चर. Then the alpha carbon, hence they are called as alpha amino acid. So जो alpha carbon पे है तो उसको हम alpha amino acid बोलेंगे. They are substituted methanes, या फिर हम उनको सब्सटीट्यूटेड मीथेन से बोल सकते हैं कि एक कार्बन पे दोनों साइड वो लग रहे हैं, तो एक ही कार्बन है मीन्स वो मीथेन से बना हुआ है. देर आर 4 सब्सटीट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग दी 4 वैलेंसी पोजीशंस. तो एक साइड अमीन ग्रुप हो गया, एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, दूसरी साइड से एक और कार्बन ग्रुप जुड़ के अमीनो एसिड की चेन बनाएगा और एक साइड उसके होता है हाइड्रोजन. सो 4 वैलेंसीज ऐसे कंप्लीट होती है उसकी. दीज आर हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड अ वेरिएबल ग्रुप डेजिग्नेटेड एज आर ग्रुप. सो वो आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, उसमें उसकी एक लंबी चेन भी चल सकती है एंड कुछ भी हो सकता है. ये आर ग्रुप ही डिसाइड करता है कि वो कौन सा अमीनो एसिड है. बाकी ये तीनों चीज़ें सेम रहती है एक अमीनो एसिड में. Based on the nature of R group, there are many amino acids. However, those which occur in proteins are only of 20 types. Means जो proteins बनाते हैं वो सिर्फ 20 types के होते हैं. The R group in these proteinaceous amino acid could be a hydrogen. The amino acid is called glycine. अगर उस R की जगह पे हाइड्रोजन है मीन्स 2 हाइड्रोजन हो गए, एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और एक अमीनो ग्रुप हो गया, उसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन. अगर उस R की जगह मिथाइल ग्रुप लगाए तो एलेनिन, हाइड्रोक्सी मीथेन है तो सेरीन एटसेट्रा. 3 of the 20 are shown in figure 9.1. सो ये हमें बताया गया है कि एक अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और हमारे एक ये हाइड्रोजन ग्रुप फिक्स होता है. देन इसकी वजह से उसके नाम चेंज हो जाते हैं. अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन लगा रहे हैं यहाँ पे तो ग्लाइसिन है, मीथेन लगा दिया तो एलेनिन और मिथोक्सी मीथेन लगा दिया तो इसको हम बोल देंगे सेरीन. द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर एसेंशियली ऑफ द अमीनो, कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप्स. सो इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज किन पे डिपेंड करती है, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और जो वो आर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है. बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप देयर आर एसिडिक, एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड. सो अगर ज़्यादा NH3 है तो वो बेसिक हो जाएगा क्योंकि NH3 बेसिक होता है, और ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग रहा है तो वो एसिडिक हो जाएगा अमीनो एसिड. एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल दिया हुआ है ग्लूटामिक एसिड. बेसिक का एग्जांपल है लाइजीन और एक होता है न्यूट्रल मीन्स बराबर इक्वल, वो मीन्स इक्वल अमाउंट में है. COOH भी इक्वल है और अमोनिया भी इक्वल है. ये है वैलीन अमीनो एसिड. सो सिमिलरली देर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स. तो एरोमेटिक चेन में भी हो सकते हैं मीन्स रिंग में भी हो सकता है अमीनो एसिड, जैसे कि टायरोसिन, फेनिलैनिन और ट्रिप्टोफैन. इनकी स्ट्रक्चर नहीं दी हुई है. अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप्स. तो ये आयोनाइजेबल होते हैं, इनके आयंस ट्रांसफर होते रहते हैं. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. हैंस इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस. तो अलग अलग pH में डालेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर बदल जाती है क्योंकि pH अलग है तो उसके वो आयंस अलग तरह से बिहेव करते हैं. जैसे कि ज्विटर आयन की तरफ बिहेव करता है. ये ज्विटर आयन क्या होता है, जब दोनों साइड ही चार्जेस होते हैं. ये ज्विटर आयन है, इसके पास पॉजिटिव है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है. लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल. सो हमें पता है लिपिड्स में ऑयल आते हैं तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते तो इनसॉल्युबल होते हैं. दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स. सो लिपिड्स में फैटी एसिड्स भी आते हैं. अ फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप. फैटी एसिड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि एसिडिक होता है, अटैच टू एन आर ग्रुप. सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप उस आर ग्रुप पे अटैच्ड होता है. द आर ग्रुप कुड बी अ मिथाइल, इथाइल और हायर कंपाउंड फ्रॉम 1 to 19 कार्बन. सो जो हम देखते हैं ना सोप का फॉर्मूला जो होता है वो ऐसे ही बनता है, फैटी एसिड ही तो होता है वो. सो ये फैटी एसिड किसका बना होता है, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है और 1 से 19 कार्बन तक की चेन हो सकती है और उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. फॉर एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड, इसमें क्या होता है 16 कार्बन होते हैं और एक कार्बोक्सिलिक कार्बन होता है. देन एराकिडोनिक एसिड, इसमें 20 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन. कार्बोक्सिलिक कार्बन को मिला के 20 कार्बन होते हैं कंप्लीट सारे, मीन्स वही है 19 तो वो कार्बन है और एक ही कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन है. फैटी एसिड्स कुड बी सैचुरेटेड. सैचुरेटेड मतलब कि कोई डबल बॉन्ड नहीं होगे, बिल्कुल सैचुरेटेड है, सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है. या फिर अनसैचुरेटेड भी हो सकता है कि उसमें डबल बॉन्ड भी मिल सकते हैं हमें. अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल. एक सिंपल लिपिड का एग्जांपल दिया है ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल में क्या होता है, विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. इसमें क्या होता है 3 कार्बन होते हैं और तीनों कार्बन पे OH लगे होते हैं और वो प्रोपेन होता है, मीन्स सैचुरेटेड होता है. ये लिपिड का एग्जाम्पल है. मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. सो कई लिपिड्स ऐसे होते हैं जिसमें फैटी एसिड मतलब कि 1 से 19 तक के बीच में कितने भी कार्बन और उस पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड. और ग्लिसरॉल अभी क्या देखा हमने, 3 कार्बन पे 3 OH लग रहे हैं. कई लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों होते हैं. हेयर द फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल. तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि फैटी एसिड जो है वो एस्ट्रीफाइड है ग्लिसरॉल के साथ, मीन्स ROR ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है. तो फैटी एसिड का COOH वाला और इसका जो OH है वो दोनों उसमें से पानी निकल जाता है और ROR ऐसी स्ट्रक्चर बनती है तो हम उसको बोलते हैं ये एस्ट्रीफाइड है. दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड्स. वो तो कार्बन के ऊपर डिपेंड है कितने कार्बन है. मोनोग्लिसराइड भी हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड. मीन्स ग्लिसरॉल में से कितने OH ने रिएक्शन करी है, सिर्फ एक OH ने रिएक्शन करी तो मोनोग्लिसराइड, 2 OH ने रिएक्शन करी तो डाई, और अगर तीनों के तीनों OH ने रिएक्शन करी तो ट्राइग्लिसराइड. इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि ग्लिसरॉल में सिर्फ 3 OH हो सकते हैं.
These are also called fats and oils based on melting point. Oils have lower melting point, so oil जो होते हैं उनके पास melting point कम होता है, बहुत ही कम टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिंजली ऑयल एंड हैंस रिमेन्स एज ऑयल इन विंटर्स. इसीलिए विंटर्स में ये ऑयल की तरह ही रहते हैं, जमते नहीं हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है. मीन्स सर्दियों में हमारा टेम्परेचर बहुत कम होता है, लेकिन ऑयल को वैसे भी कम ही टेम्परेचर चाहिए होता है, उसको ज़्यादा हीट नहीं चाहिए होती, तो उतनी हीट से ही वो काम चला लेता है और वो जमता नहीं है. कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट? सो फैट जो होता है, जो हमारा घी होता है, वो जम जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. मीन्स उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए वो सर्दियों में जम जाते हैं क्योंकि सर्दियों में हमारा टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है. सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड अ फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैम. सो कुछ लिपिड्स में फॉस्फोरस भी हो सकता है. दीज आर फॉस्फोलिपिड्स, तो हम इनको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं. दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, तो हमें पता है सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की बनी होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन. वो फॉस्फोलिपिड ऐसे बनता है कि जब उनमें लिपिड्स में फॉस्फोरस होता है. देन एक लेसिथिन होता है. लेसिथिन इज वन एग्जाम्पल. सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यू जो होता है हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स. उनकी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड. सो हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन के तो बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, हमने देखे थे माइक्रोमोलिक्यूल्स. और हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स के भी मिल सकते हैं, मीन्स रिंग्स वाले भी मिल सकते हैं. सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसिस. सो नाइट्रोजन के बेस, जो नाइट्रोजन बेसिस जैसे कि एडिनिन, ग्वानिन, ये सब, ये रहे एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल. यूरेसिल होता है आरएनए में. एंड थाइमिन. व्हेन फाउंड अटैच्ड टू अ शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. तो ये जो नाइट्रोजन बेस है AGCPU, जब हम इनको पेंटोस शुगर से अटैच कर देंगे तो हम इनको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड. अभी साइड क्यों बोला? इसको हम कैसे याद करते हैं कि हमने अभी फॉस्फोरस को साइड किया हुआ है. जब हम इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं तब हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि टी से टोटल. जब न्यूक्लियोटाइड होता है इसके पास तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन न्यूक्लियोसाइड में एक चीज़ साइड करके रखते हैं. कौन सी? फॉस्फेट ग्रुप को. एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, थाइमिडीन, यूरेडीन एंड साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड. एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड, ये न्यूक्लियोटाइड हैं. जब कंप्लीट होते हैं तो हम इन पे एसिड लगाते हैं. उससे पहले हमने डीन और सीन लगा दिया था. न्यूक्लिक एसिड्स जैसे कि डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल. तो हमें पता है ये जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन करते हैं. आरएनए तो कुछ वायरसेस जो होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है. बाकी डीएनए तो हमारे अंदर जैसे डीएनए मिलता है, प्लांट्स में डीएनए मिलता है. सो ये हमें ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर दे रखे हैं. 3 कार्बन है और 3 OH लगे पड़े हैं. ट्राइग्लिसराइड, ये ट्राइग्लिसराइड है. ये हमारा ग्लिसरॉल था, इसमें O है, इधर की तरफ H था तो H हटा दिया, मीन्स वाटर रिमूव कर दिया, H इसका हटा दिया. और ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, फैटी एसिड वाला, 19 कार्बन थे इसके पास. इस R में 19 कार्बन हो सकते हैं और ये 1 कार्बन है, तो इसका OH हटा दिया और इसका H, पानी बाहर निकल गया और इसका एस्टरिफिकेशन करा दिया. ये बीच वाला OH जो है इधर की तरफ लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड करके पानी निकाल दिया और नीचे वाला इधर है. सो ये ट्राइग्लिसराइड है अभी. और अगर इन दोनों के पास OH होते तो ये मोनोग्लिसराइड होता. अगर सिर्फ 2 का एस्टरिफिकेशन हुआ होता तो ये डाइग्लिसराइड होता. ये शुगर की स्ट्रक्चर दी हुई है. ये ग्लूकोज है C6H12O6 जो होता है हमारा, और ये राइबोज शुगर है. यहाँ पे नीचे की तरफ OH है, ऊपर की तरफ H है. नीचे OH है, ऊपर की तरफ H है, क्योंकि 1 कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी होती है. सो 3 तो ये हो गए, 1 H है, वो H लिखा हुआ नहीं है. ये याद रखना है. ग्लूकोज में 6, ग्लूकोज में हेक्सेन बनता है और राइबोज में पेंटेन बनता है. बाकी तो सेम है, इनके पास एक ही ऑक्सीजन है. इसको हम चेन में भी लिख सकते हैं. लाइक ये जो 6 कार्बन है हम इनको सीधे भी लिख सकते हैं. तो जब ये ऐसे जुड़ते हैं ना तो ये O के पास जो H होता है वो चला जाता है और ये तब ये जुड़ जाते हैं. तो ये की स्ट्रक्चर हम देख लेंगे आगे. सो इसकी वैसे कैसे याद करेंगे कि दोनों ने एक हाथ में तो ये झंडे पकड़े हुए हैं जहाँ पे CH2OH है, मीन्स मिथनॉल अटैच्ड है दोनों के पास, O के पास. देन इसमें सब में नीचे OH है, लेकिन ये लेफ्ट और राइट कॉर्नर में नीचे OH है और एक इधर की तरफ OH और एक OH ऊपर है. इसमें लिख के इसको बना के देखना पड़ेगा. देन ये बताया गया था एक पाल्मेटिक एसिड. तो इसमें 16 कार्बन थे तो 14 तो ये हो गए, 15 और 16, तब हम इसको बोलते हैं पाल्मेटिक एसिड. ये क्या है? फैटी एसिड है. स्ट्रक्चर हमें नाइट्रोजन बेसिस की दी हुई है. ये एडिनिन है, जब 2 ऐसे रिंग्स अटैच होती हैं. ये एडिनोसाइन है. एडिनोसाइन मीन्स अब ये न्यूक्लियोसाइड है, सिर्फ इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है. जब हमने इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच करते हैं यहाँ पे, और फॉस्फेट ग्रुप अटैच कहाँ होता है? यहीं पे होता है. जो OH था इसका H हटा के फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है. फॉस्फेट जो ग्रुप होता है वो आता है फॉस्फोरिक एसिड H2SO4 से. यूरिडीन, ये न्यूक्लियोसाइड है. ये वही आरएनए वाला यूरेसिल है. तो ये स्ट्रक्चर्स देखनी पड़ेंगी एक बार. ये लेसिथिन का है. हमने देखे थे कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनमें फॉस्फोरस अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं लेसिथिन. लेसिथिन की बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, तो ये लेसिथिन है. हमें पता है फॉस्फोलिपिड्स की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होती है. तो उसकी ऐसी शेप कैसे आती है देखो. सो इसमें क्या है, ये तो ग्लिसरॉल की हमारी स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन, और यहाँ पे OH 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 ऐसे होता है. तो यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ लगा दिया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ लगा दिया, पानी निकाल दिया, और नीचे वाला जो है यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड लगा दिया H2SO4 वाला, और देन इससे ये ग्रुप अटैच कर दिया.
सो अभी तक हमने अमीनो एसिड कैसे कौन कौन से देखे हैं, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। एक तो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल में कौन कौन से आते हैं, वैलिन, ग्लाइसिन और एलेनिन, ये न्यूट्रल है। अल्कोहलिक मीन्स OH ग्रुप लगा देते हैं आर की जगह, तो वो है सेरीन। एसिडिक एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देते हैं आर की जगह, तो ये उसका एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड हमने देख लिया, लाइसिन, जिसको को कैसे याद करेंगे कि लाइस हो जाती है ना, जुएँ पड़ जाती है सर में, तो ये बेसिक सी बात है, मतलब बेसिक सी बात है नहीं, इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट जुएँ पड़ जाती है लोगों के सर में, सो लाइसिन बेसिक है। देन सल्फर कंटेनिंग, तो ये जब सल्फर लग जाता है तो ये सिस्टीन होता है, ये आगे हमको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, सो इससे अच्छा भी पढ़ लें। तो सल्फर जब लग जाता है मीन्स बाकी तीनों चीज़ें तो सेम है। सल्फर कंटेनिंग मीन्स एक मिथाइल ग्रुप है और उसके बाद सल्फर है, तो इसको हम सिस्टीन बोलेंगे। देन हमने देखे थे एरोमेटिक अमीनो एसिड भी होते हैं, तो इसके एग्जांपल दिए थे फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन और एक टायरोजीन। एरोमेटिक अमीनो एसिड कैसे होते हैं, ये वही तीन स्ट्रक्चर तो सेम होती है। देन एक CH2 लग गया, एक रिंग लग गई और उसके नीचे OH, तो ये होती है एरोमेटिक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर। ये दी नहीं हुई है, ये जस्ट मैंने बना दी इधर,